नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, विद्यार्थियों। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बहुत ही गहन विषय लेकर उपस्थित हैं, जिस पर अत्यधिक मंथन की आवश्यकता है और इसका शिक्षा क्षेत्र में हर जगह उपयोग होता है। इसकी उपयोगिता पग पग पर है, ये कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। देखते हैं हम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये स्पष्ट कर लें कि हम शिक्षा में शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यों का निर्माण करते हैं और उद्देश्यों को क्रियान्वयन करने के लिए हम नियमों का, निर्देशों का, परामर्श का और शिक्षण का आयोजन करते हैं। और शिक्षण के आयोजन के बाद उसका प्रतिफल जानने के लिए, फलांक जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के तहत हम मापन, परीक्षण आदि का भी प्रयोग बहुतायत रूप से करते हैं, मानकीकृत हो चाहे अमानकीकृत। तब जाकर हमारा शिक्षण कंप्लीट होता है, तब जाकर हम समाज के लिए उपयोगी बन पाते हैं। पहले उद्देश्य, फिर क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन। ये सिस्टम है, ये चलता रहता है। तो हम सबसे पहले उद्देश्यों की बात करेंगे। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करने की चेष्टा की जा रही है, इसकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें आधारभूत हम ब्लूम को मानते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पर यह किया जा रहा है। तो शैक्षिक उद्देश्यों के मूल्यांकन को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है संज्ञानात्मक संकल्पना, जिसे कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, और दूसरा है भावात्मक संकल्पना, जिसे अफेक्टिव डोमेन कहते हैं, और तीसरा है क्रियात्मक या गत्यात्मक संकल्पना, जिसे साइकोमोटर या कनेक्टिव डोमेन कहते हैं। अब ये क्या होता है, इसकी चर्चा हम संक्षेप में कर लेते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष ज्ञान को अर्जित करने से है। ज्ञानात्मक पक्ष माने सूचना को जान लेना, सूचना को अपने पास रख लेना, सूचना को ग्रहण कर लेना। ठीक, ग्रहण भी भावात्मक में आ जाएगा, तो केवल सूचना प्राप्त करना होगा। ठीक, अर्जित करने से है। उदाहरण के लिए प्रत्यस्मरण याद आ जाए, पहचान जाए कि हम ये हैं। आत्मसात माने आत्मीकरण करना आदि। दूसरा है भावात्मक संकल्पना। भावात्मक का पक्ष का अर्थ होता है भाव से, अर्थात छात्र किसी काम को करने के लिए कितना धनात्मक महसूस करता है। उदाहरण के लिए अभिप्रेरणा, पूछना, स्वीकार करना। इसे समझ का पक्ष कहते हैं। ठीक, तीसरा है आपका क्रियात्मक संकल्पना, जिसे हम कनेक्टिव डोमेन या साइकोमोटर कहते हैं। ये गत्यात्मक पक्ष का अर्थ होता है कि क्रियाओं के करने से है, जैसे करना, प्रश्नावली हल करना आदि। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य के 3 पक्ष हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में हम 6 बिंदु हैं इनके, भावात्मक में भी 5 हैं, कहीं कहीं 6 भी उल्लेख हैं, और क्रियात्मक पक्ष में भी 6 हैं। इसको हम आगे समझेंगे। ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण करें तो उसमें 6 पक्ष हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य को सरल से कठिन की ओर बनाने की चेष्टा की है और उनके स्तर को उच्च करके मूल्यांकन तक ले गए हैं, जिसमें ज्ञान अर्थात परंपराओं, प्रचलनों, वर्गों, कसौटियों का प्रत्यय विज्ञान प्रत्यस्मरण कराने का प्रयास किया जाता है। जैसे परिभाषा देना, सूची देना, मापन करना, प्रत्यस्मरण करना, पहचानना, पुनरुत्पादन माने दूसरा कुछ बना देना। जैसे एक परिभाषा पढ़ते हैं और उसके अभिप्राय के आधार पर हम दूसरा कुछ बना देते हैं तो पुनरुत्पादन हो जाता है आदि। ये ज्ञान में आता है। बोध में क्या होता है, ज्ञान वर्ग में बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है, बोध में उसके बारे में समझ विकसित की जाती है।
ज्ञान के बिना अवबोध करना आसान नहीं है। जैसे उदाहरण दें तो वर्गीकरण, भेद करना, व्याख्या करना, प्रतिपादन करना, उदाहरण देना, संकेत करना, सारांश बताना, रूपांतरण करना आदि इसमें शामिल किया गया है। अनुवाद, व्याख्या और उल्लेख 3 भाग इसके सरल रूप से हम कहें तो हो जाए। अगला है विश्लेषण करना। विश्लेषण माने होता है आत्मसात, जो अभी तक आपने किया तो उसको आत्मसात किए हुए ज्ञान को अलग अलग करने की क्षमता, यानी विश्लेषण करना। फैला देना, फैलाओगे तभी तो अलग अलग कर पाओगे। संबंधित करना, तुलना करना, आलोचना करना, विभेद करना। प्रयोग माने प्रयोग करना, जो भी हमने प्रयोग आत्मसात किया हुआ ज्ञान है उसका प्रयोग करना। तो प्रयोग करेंगे तो जांच करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, संचालित करेंगे, गणना करेंगे, संशोधन करेंगे, पूर्व कथन देना और उसका पालन करना इसमें शामिल किया गया है। जैसे इसको बहुत सरल करें तो सामान्यीकरण करना, निदान करना और नवीन परिस्थितियों में उसका प्रयोग करना, ये हो जाएगा। संश्लेषण करना माने पाठ्य वस्तु में दिए गए संप्रत्यय नियमों के आधार पर उनमें अपने अनुसार कोई संप्रत्यय या प्रत्यय निकाल लेना। जैसे तर्क दे देना, निष्कर्ष देना, निकालना, निष्कर्ष निकालना, वाद विवाद करना, संगठित करना और सिद्ध करना, ये आपका हो गया संश्लेषणात्मक पक्ष। और मूल्यांकन माने कि सीखे हुए ज्ञान तक, अब तक जो सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन करना, ज्ञान को कितनी हद तक आत्मसात किया यानी कि अपना बनाया है। उदाहरण जैसे चुनना, बचाव करना, निश्चित करना और निर्णय लेना। जब आप बचाव करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपने मूल्यांकन पक्ष में अपने आप को जो ज्ञान है उसमें से चुन करके आप अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करते हैं। यानी इसको बहुत सरल में देखें और सरल करें तो ज्ञान माने सूचना लेना, बोध माने सूचना को समझना, समझने के बाद हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के बाद हम विश्लेषण करते हैं, उसको तोड़ते हैं, खंड खंड में फैलाते हैं, फैलाना, और फैलाने के बाद उसमें से जो आवश्यक है, जो उपयोगी है उसको हम संश्लेषित करना माने चुन लेना, ठीक है, उसमें से निकाल लेना, सिंथेसिस, और इवैल्यूएट करना। उसके बाद मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन जब हम कर लेते हैं उसके बाद हम भावात्मक पक्ष में प्रवेश करते हैं। यानी मूल्यांकन नहीं करते हैं तो हम, कोई गाली देता है तो निरर्थक है, उसको हटा देते हैं। ठीक, कोई किसी को गाली देता है तो हम कहाँ सुनते हैं, हम नहीं सुनते हैं। क्यों? ज्ञानात्मक पक्ष हम ज्ञान में उसको लेते ही नहीं। लेकिन वही गाली यदि मेरे पक्ष की हो, मेरे संदर्भ की हो, तब मैं क्या करूँगा, उसका मूल्यांकन करूँगा और फिर समझ में ले जाऊँगा, यानी भावात्मक पक्ष में ले जाने का क्रम आगे जारी हो जाएगा अपने आप ही। ठीक, नेक्स्ट, ब्लूम के अनुसार भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण करें। तो भावात्मक पक्ष में यदि हम वर्गीकरण करें तो पहला है आग्रहण या ध्यान देना, दूसरा है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग जिसको कहते हैं, तीसरा है आकलन यानी वैल्यूइंग या अनुमूल्यन इसको कहते हैं, और चौथा है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है मूल्यों का चरित्रीकरण यानी जो या विशेषीकरण। ठीक, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें धारणा भी शामिल की गई है। चौथे नंबर पर कुछ विद्वानों ने शामिल किया है, जैसे ब्लूम के सहयोगी हमारे मित्र हैं, ब्लूम के सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं और उनका नाम था क्रथवाल और मारिया। इन लोगों ने इसमें धारणा को भी जोड़ा है। ये तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर रखा है, फिर संगठन और फिर चरित्रीकरण। अब हम देखेंगे कि आग्रहण माने ध्यान देना या सुनना। ठीक, तो अब हम आग्रहण यानी भाव में चीज़ें कब आती हैं, तथ्य कब आते हैं, इसके लिए कहा गया ट्रिपल ए लिसनिंग। ए फॉर एटीट्यूड, अटेंशन और एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। 3 बिंदुओं को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे अंदर सूचनाएं भाव पक्ष में आ जाएंगी, आग्रहण हो जाएगा, स्वीकार हो जाएगा। और जब ये स्वीकार हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, पूछते हैं, ठीक है, अनुसरण करते हैं या प्रत्यक्षीकरण सामने हमको दिखाई देने लगती है, ये हो जाता है आपका आग्रहण। ठीक, इसमें अभिप्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाई गई जो इच्छित सामग्री होती है उसको हम ले लेते हैं,
कोई जोक्स या कहानी सुनाता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल ए लिसनिंग वहाँ पे है। और जहाँ कठिन कोई लगता है हम ध्यान नहीं देते, वहाँ हम भावात्मक पक्ष में सूचना को नहीं ले जाते हैं। यही कारण है कि हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं और कुछ बहुत आसानी से ही समझ लेते हैं। कोई धीरे से गाली देता तो भी भाव पक्ष में हम ले लेते हैं उसको। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा है अनुक्रिया। जब हम भाव पक्ष में ले लेते हैं, यानी समझ लेते हैं, जब उसको स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, तो हम रिस्पांस देते हैं, यानी अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया में दिए गए उद्देश्य के प्रति काम करना शुरू हो जाता है। जैसे उत्तर देना, प्रश्न किया गुरुजी ने, मैंने उत्तर दे दिया। मदद करना, पूर्ण करना, पूरा करना, विकसित करना, लेबल देना, आज्ञा पालन करना आदि इसमें शामिल हो जाता है। अब तीसरा इसका पहलू है अनुमूल्यन। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो क्या सही है कि नहीं है, इसी को आकलन कहा गया। अनुमूल्यन कहिए, चाहे आकलन कहिए, चाहे वैल्यूइंग कहिए। ठीक है, इस स्तर पर विद्यार्थियों में किसी विशेष मूल्य को स्वीकार करने व किसी विशेष मूल्य के प्रति अधिक लगाव या अभिरुचि प्रकट करते हुए उसके पालन के लिए वचनबद्ध होने की योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अभिरुचि जो भी है उसको कार्य रूप में देना, ठीक, और वृद्धि करना उसमें, और उसके संकेत करना। अगला है संगठन। संगठन माने इसमें पूर्व अनुभव को संगठित कर लिया जाता है। जैसे जोड़ने से संबंधित करना, पाना, बचाना, बनाना, सामान्यीकरण करना, योजना बनाना, व्यवस्थीकरण करना, ये आदि शामिल है। ठीक, यानी और इसके पहले यदि धारणा जोड़ें कुछ विद्वानों के अनुसार, तो धारणा माने होता है कि हम क्या छोड़ें और क्या साथ लें। वैल्यू जब होती, मूल्यांकन होता है, तो यही तो होता है, कौन सा पक्ष हम ग्रहण करें, कौन सा न करें, कौन सा हम कॉन्सेप्ट में लाएं, कौन सा न लाएं। ठीक है, कंप्रीहेंशन इसको कहते हैं। ठीक, ये चीज़ है। अब फिर मूल्यों का चरित्रीकरण। संगठन जब हम उसके बाद करेंगे तो जो साथ रखना है वो उसको संगठित कर लेंगे। जो चीज़ हमें जरूरी आवश्यक लगेगा उसको हम जैसे फाइल फोल्डर में रखते जाते हैं इसी प्रकार से। अब है मूल्यों का चारित्रीकरण या विशिष्टीकरण या विशेषीकरण कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों के समन्वय से उत्पन्न जिस मूल्य प्रणाली अथवा चरित्र की भूमिका बन चुकी है आपके मस्तिष्क में, भाव में, उसे विशेष रूप से प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए चरित्रीकरण, निश्चय करना, प्रयोग करना, सामना करना, पुष्टिकरण करना, हल करना, यानी इसको व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं, तब हम क्रियात्मक पक्ष में प्रस्तुत होते हैं। क्रियात्मक पक्ष के लिए हम तैयार होते हैं, जिसे हम क्रियात्मक पक्ष या मनोगत्यात्मक पक्ष कहते हैं। ब्लूम के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण करते हैं। अब हम तो क्रियात्मक पक्ष को विभिन्न विद्वानों ने कई शीर्षकों से उल्लेख किया है, तो हम इसमें दोनों शीर्षक न बताते हुए एक शीर्षक जो उल्लेख किए उसी को बता देंगे और एक अलग से वीडियो छोटा सा बना देंगे जिसमें संक्षेप में हम उद्देश्यों के मूल्यांकन की बात करेंगे। अब हम देखेंगे क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण करें तो ब्लूम ने इसे भी 6 भागों में बांटा है। इसमें कहा गया सहज क्रियात्मक अंग संचालन। जब हमने बताया कि अभी मूल्यों का चारित्रीकरण, विशेषीकरण या व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सहज क्रिया अंग संचालन, यानी सहज ही हम क्रियात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में हमने सूचना ले ली और मूल्यांकन कर लिया तो भावात्मक पक्ष में पहुंच गए। भावात्मक पक्ष में हमने ध्यान दे दिया, आग्रहण किया, अनुक्रिया किया आदि करते करते चरित्र में पहुंच गए। चरित्र में हमारा पूरा विशिष्टीकरण हो गया, मन बन गया, व्यवहारिक रूप से हम तैयार हो गए, तो हमने क्या किया, क्रियात्मक पक्ष में हम प्रवेश हो गए। और मनोगत्यात्मक पक्ष में तो हमारी सहज क्रियाएं होने लगेंगी। इसी को कहा गया सहज क्रियात्मक अंग संचालन, रिफ्लेक्स मूवमेंट। यानी जैसे सहज क्रियात्मक अंग संचालन में बच्चा अपने चारों ओर फैले किसी उद्दीपन के संपर्क में आता है तो वह कोई न कोई प्रतिक्रिया अनजाने में ही करने लगता है। जैसे हाथ पर चींटी गिरते ही हाथ झटक देता है, कोई उसको जोर से पकड़ ले तो उसे काटता है, झटका देता है, ठीक, छोड़ आदि इसमें शामिल किया गया है। फिर आधारभूत अंग संचालन। आधारभूत अंग संचालन माने किसी प्रकार का आदेश मिलने पर आ जाओ बेटा आ जाओ, तो वो बालक क्या करता है, अंग संचालन करता है और आधारभूत, और फिर जैसे उछलने लगता है, कूदने लगता है, हंसने लगता है, पकड़ने लगता है, रेंगने लगते हैं, दौड़ने लगता है आदि आदि, ये सब आधारभूत संचालन है। बेस कोई मिल जाता है तो।
अगला है शारीरिक योग्यताएं। शारीरिक योग्यताएं क्या होती हैं? अंग संचालन क्रियाओं को करने के लिए काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे वो क्षमता बढ़ जाती है ना धीरे धीरे, उदाहरण के लिए सहन करना, झुक जाना, व्यवहार करना, सुधारना, रोकना, टुकड़े टुकड़े करना, किसी चीज़ को तोड़ता है तो गत्यात्मक है ये। प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं बच्चों के ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के सामंजस्य पर निर्भर करती है। जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से कर्म में सामंजस्य स्थापित करता है कि ऐसे किया जाए तो ऐसे होगा। यह वह वातावरण में फैले उद्दीपन को पहचानने और समझते हुए उसके साथ समायोजन करने में सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है या सफल हो जाता कह सकते हैं। जैसे सूंघ कर देखता है, ठीक है, सुनकर पहचान लेता है, स्मृति करता है, चित्र देखकर पहचान लेता है, लिखना फेंकना आदि हो जाता है। अगला है कौशल या कौशल युक्त अंग संचालन कह सकते हैं। कौशलात्मक अंग संचालन यानी कुशलतापूर्वक अभ्यास के द्वारा वो किसी काम में दक्ष हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कुशल हो जाता है। जैसे नृत्य करना, खोदना, चलाना, गोता लगाना, नाव चलाना, तैरना, निशाना लगाना आदि इसमें शामिल किया गया है। फिर क्या है? सांकेतिक संप्रेषण। सांकेतिक संप्रेषण माने बिना बोले भावों को प्रदर्शित करना। जैसे उदाहरण के लिए नकल उतारना, भाव भंगिमा बनाना, गुस्सा हो गया देखो मुंह बना लिया, चित्रांकन करना, मुस्कुराना, चिढ़ाना, ये सब इसमें शामिल है। थोड़ा सा संक्षेप में और बता देंगे हम क्रियात्मक पक्ष को। ये थोड़ा इसमें कठिन लैंग्वेज है तो उसको और सरल करने की चेष्टा करते हैं। क्रियात्मक पक्ष में इसमें व्यवहारिक कार्यों और अभ्यास से इसका मतलब होता है सीधा। पहला है उद्दीपन, इम्पल्सन, दूसरा है कार्य करना, तीसरा नियंत्रण करना, चौथा समायोजन यानी, और फिर पांचवा है कोऑर्डिनेशन इसको कहा गया है, और स्वाभाविकरण में नेचुरलाइजेशन, और आदत निर्माण माने हैबिट फॉर्मेशन यानी लास्ट में आदत। शुरू में हमने क्या किया था? सूचना यानी ज्ञान प्राप्त किया था, और लास्ट में हम पहुंच गए आदत निर्माण तक और आप बदल गए, ठीक है। इसी का मूल्यांकन करें तो मूल्यांकनात्मक पक्ष हो जाता है। मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग होता है, और उद्देश्य को लिखना हो तो भी हम बदलने की चेष्टा करने के लिए ये उद्देश्य बनाते हैं। और इसी को अंगीकार करने के लिए, क्रियात्मक रूप देने के लिए 3 पक्ष शिक्षा के हो गए। उद्दीपन माने जब हम क्या करते हैं, भाव में आ जाते हैं, मन में ठान लेते हैं, व्यवहार हेतु तैयार हो जाते हैं, व्यवहारिक रूप देने में अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं, उद्दीपित हो जाते हैं। और उद्दीपित जब होते हैं तो हम कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, और कार्य जब प्रारंभ करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हर समय करते रहते हैं, नियंत्रित व्यवहार करने लगते हैं। इसी को कंट्रोल कहा गया है। और फिर समायोजन माने, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करते हैं, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, एडजस्टमेंट। और फिर स्वाभाविकरण, वो हमारे नेचर में आ जाता है जब कुशल होते चले जाते हैं, फिर हमारी आदत बन जाती है। ये हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है। इधर हम भावात्मक पक्ष को एक बार फिर से देख लें तो आग्रहण, इसमें रिसीविंग होता है यानी हम ट्रिपल ए लिसनिंग करते हैं। अनुक्रिया करना यानी रिस्पांस देना होता है। अनुमूलन माने वैल्यू लगाना होता है। वैल्यू लगाने के बाद हमको अपने अनुसार लगता है, विचार बना लेते हैं, कॉन्सेप्टाइजेशन हो जाता है, और नहीं है तो उसको त्याग देते हैं। संगठनात्मक व्यवस्थापन, फिर जो जो जरूरी है, आवश्यक लगता है उसको मैं अपने पास रखता रहता हूँ, और फिर चरित्र में, विचार में, व्यवहार में लाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता हूँ। ये हो गया आपका चारित्रीकरण। और इधर हम जाएंगे तो ज्ञान बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। हमने बताया कि कोई सूचना हम प्राप्त करते हैं तो ज्ञान हुआ। ज्ञान को जब हमने और थोड़ा डीप देखा तो बोध है, समझ आ गई। समझ के बाद उसको प्रयोग करेंगे, प्रयोग करने के बाद उसको जोड़ें, फैलाएंगे, विश्लेषण करेंगे, और फिर विश्लेषण करने के बाद हम संश्लेषण करेंगे, उसमें जो उपयोगी है उसी को लेंगे, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। ये ज्ञानात्मक पक्ष का उच्च रूप है ब्लूम के अनुसार। और फिर जाकर हम भावात्मक पक्ष में जाएंगे। फिर भावात्मक में हम मन बना लेंगे चरित्रीकरण का, और फिर कौशलात्मक यानी कि हम स्वाभाविकरण तक पहुंच जाएंगे। इसी को आदतीकरण कहा गया है, आदत बदल जाएगी। धन्यवाद।